Is the screen visible to you? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ध्यान से सुनिए आज क्या बोलने वाला हूं। देखिए, हायर परचेज एग्रीमेंट का कॉन्सेप्चुअली आप लोग समझ चुके हैं। जहां पर आप एसेट को परचेज करते हैं, नॉट इन अ शॉर्ट टर्म क्रेडिट 1 month through month, rather for a long term credit। तो ये देखने में तो है परचेस ट्रांजैक्शन, लेकिन ये दो ट्रांजैक्शन है। एक परचेस, दूसरा फिनेंसिंग ट्रांजैक्शन। मतलब आपको लोन दे रहा है, नहीं तो इतना लॉन्ग पीरियड क्यों देगा आपको? मतलब गिविंग द लोन, आप धीरे धीरे उसका पेमेंट करेंगे 4 साल 5 साल में। तो ये जो सिस्टम है हायर परचेस का, जहां पर मैं एडिशनल पेमेंट करता हूं, दैट इज मोर देन माय कैश प्राइस। कैश प्राइस मतलब अगर मैं शॉर्ट टर्म क्रेडिट अभी कैश देके खरीदता हूं तो कितना प्राइस लगेगा, उससे ज्यादा प्राइस दे रहा हूं। इसका मतलब क्या है? उससे ज्यादा प्राइस मतलब यू आर टेकिंग द मैटर बाय यू आर परचेसिंग द गुड्स एज अ लॉन्ग टर्म फाइनेंस, यूजिंग द लॉन्ग टर्म फाइनेंस। तो आपका क्रेडिट जो है वो आपका लॉन्ग टर्म फाइनेंस हो गया। ये लॉन्ग टर्म फाइनेंस जब हो रहा है, इसका वन ऑफ द कंडीशन है, आप जब लास्ट इंस्टॉलमेंट पेमेंट करेंगे ऑफिशियली, पोजीशन वाइज आप तो पहले ही माल एसेट को यूज करना आपको मिल गया था, बिकॉज यू हैव अ राइट टू यूज। लेकिन राइट टू द प्रॉपर्टी आपको तभी मिलेगा जब आप लास्ट इंस्टॉलमेंट देंगे। लास्ट इंस्टॉलमेंट अगर नहीं देते हैं, तब तक ये प्रॉपर्टी आपके पास नहीं जाएंगे। whereas you are claiming depreciation because you are using the asset and you have a right to use। आपके पास अधिकार है यूज करने का। हम लोग सब्सटेंस ओवर द ट्रांजैक्शन फॉर्म के बेसिस में ही इस ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं एज एन एसेट। कोई स्टूडेंट चिल्ला के बोल ही सकता है, सर हाउ इज इट पॉसिबल, मैं तो ओनर ही नहीं हूं इस एसेट का। एग्जैक्टली राइट। लीगली आप देखेंगे तो यू आर नॉट द ओनर, बट अकाउंटिंग में एक प्रिंसिपल है, द सब्सटेंस ऑफ द ट्रांजैक्शन इज मच इंपॉर्टेंट देन इट्स लीगल फॉर्म। लीगल फॉर्म आप क्या खबला करके रखे हो आपका मैटर है, लेकिन सब्सटेंस ऑफ द ट्रांजैक्शन बोल रहा है यू आर परचेजिंग द एसेट एंड यू आर परचेजिंग द एसेट इन फॉर्म ऑफ लॉन्ग टर्म क्रेडिट फ्रॉम द, नॉट फ्रॉम द बैंक, rather फ्रॉम द सप्लायर इटसेल्फ। सप्लायर से ही क्रेडिट लेके आप आप एसेट परचेज कर रहे हैं लॉन्ग टर्म का, तो ये इनडायरेक्टली एक फिनेंस ट्रांजैक्शन हुआ एज वेल एज एसेट परचेस का ट्रांजैक्शन। तो एसेट परचेस का ट्रांजैक्शन है, इसलिए हम लोगों ने रिकॉर्ड कर लिया। लेकिन लीगल भी तो एक मैटर है जो बोल रहा है यू आर नॉट द ओनर ऑफ द एसेट टिल द लास्ट इंस्टॉलमेंट। ओवर द पीरियड कैसे इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाता है आप लोग बहुत अच्छी तरह से सीख चुके हैं, इसमें कोई शक नहीं है। हम लोग उसके ऊपर बात भी नहीं करेंगे, बिकॉज ऑलरेडी वी हैव लर्नड इक्वेशन मेथड से लेके एवरीवेयर हम लोगों ने उसके ऊपर देखा है। लेकिन आज जो विषय में बात करूंगा, जिसका एक दो मैटर इससे पहले एक दो स्टूडेंट छेड़ा है, मैंने इग्नोर करके निकल गया, बिकॉज उस टाइम मेरे पास बोलने वाला पोजीशन नहीं था। आज मेरे पास पोजीशन है, बिकॉज आपको अकाउंट्स प्रिपेयर करना आता है, आपको डेप्रिसिएशन देना आता है, आपको इंटरेस्ट कैलकुलेशन करना आता है। आई रिपीट, आपको एसेट का अकाउंट ओपन करना आता है, आपको सप्लायर का अकाउंट ओपन करना आता है, आपको क्या करना आता है, आपको इंटरेस्ट एलोकेशन ओवर द पीरियड करना आता है, इसमें कोई शक नहीं है। तो दैट आर द बेसिक फंडामेंटल्स जो एक हायर परचेस ट्रांजैक्शन के लगेगा, वो आप लोग जानते हैं। एम आई करेक्ट? इतना तक आप लोगों के पास नॉलेज है, यस और नो? Yes, sir. Yes. Yes, sir. तो मैं एज्यूम करता हूं यहां तक आपका कोई डाउट नहीं है। नाउ आज एंड ऑनवर्ड्स क्लास में मैं आपको के साथ शेयर करूंगा देयर इज अ ब्रीच ऑफ सिचुएशन। ब्रीच ऑफ सिचुएशन क्या होता है सर? ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। आज एंड ऑनवर्ड्स में आपको दिखाऊंगा अगर सर देयर इज अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मतलब आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, एसेट लेके जाएंगे एंड आपको लास्ट तक इंस्टॉलमेंट देना पड़ेगा, उसके बाद मैं ओनरशिप ट्रांसफर करूंगा। लेकिन यही कॉन्ट्रैक्ट आपने ब्रेक कर दिया, 3 इंस्टॉलमेंट के भीतर पहला 2 इंस्टॉलमेंट देने के बाद थर्ड इंस्टॉलमेंट नहीं दिया, एक इंस्टॉलमेंट देना, डाउन पेमेंट ऑन 1 साल के बाद इंस्टॉलमेंट देने के बाद सेकंड इंस्टॉलमेंट का जब टाइम हुआ है 1 साल बाद, आप उसको पेमेंट नहीं कर रहे हैं, बिकॉज
अनेबल टू पे है, तो वो क्या करेगा? आपको छोड़ देगा? वो क्या बोलेगा? भाई मैंने जो एसेट आपको ट्रांसफर किया है, उसका जो पोजीशन मैंने आपको भेजा था, दैट इज राइट टू यूज, जो आपके पास मैंने दिया था, ओनरशिप नहीं दिया था, लेकिन राइट टू यूज तो मैंने आपको दिया था, आई विल टेक बैक। क्या बोला? मैंने जो राइट टू यूज दिया, आई विल टेक बैक, वो मैं ले लूंगा अभी। जैसे ही मैं बोलता हूं वो मैं ले लूंगा अभी, इन दैट सिचुएशन हम लोग क्या करेंगे? अगर वो रिपोजिट कर लेता है, ओनरशिप को हाथ में ले लेता है, ओनरशिप उसके पास ही था, उसमें हाथ में लेना नहीं है, उसका जो पोजीशन है वो रिबैक कर लेता है, रिगेन कर लेता है, रीपोजेस कर लेता है, यस और नो? जो दिया था, पोजीशन ट्रांसफर किया था, वो पोजीशन को रिटर्न वापस कर रहा है, दैट इज रीपोजिशन, यस और नो? जैसे ही सेलर वेंडर एसेट को रिपोजेस करता है ड्यू टू ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, दैट इज ड्यू टू नॉन पेमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट, जैसे ही नॉन पेमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट के लिए ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है और वो टेकन बैक कर रहा है, मुझे ये बताइए तो, क्या एसेट का अकाउंट कंटिन्यू रहेगा? परचेजर का एसेट का अकाउंट रहेगा ना, एसेट का अकाउंट क्लोज हो जाएगा। वो अगर एसेट ही लेके चला गया तो किसके ऊपर डिप्रिसिएशन करोगे? सेकेंड ईयर तक तो फुल इस्तेमाल हुआ है, उसके बाद थर्ड ईयर तक तो एसेट था ना, थर्ड ईयर एसेट लेके चला गया। हेलो सर, थर्ड ईयर तो लेकर चला गया ना। यस, थर्ड ईयर में एसेट तो लेके चला गया, तो सेकेंड ईयर तक डिप्रिसिएशन होगा, थर्ड ईयर में एसेट रहेगा, एसेट का बैलेंस में डेबिट शो करेगा एसेट का? नो सर। सर नो सर। अगर है सर, शो कर सकता है, 4 मशीन है, 2 मशीन रोक के गया, 2 मशीन लेके गया, तब 2 मशीन का बैलेंस शो करता है। लेकिन अगर चारों में चारों लेके चला जाता है, चारों में अगर चारों लेके चला जाता है, तो श्रेयांश, व्हाट इज योर आंसर? क्या होगा? सर देन एसेट, सर एसेट का कोई बैलेंस शो ही नहीं करेगा, एसेट का कोई बैलेंस शो नहीं करेगा, मतलब एसेट अकाउंट क्लोज हो जाएगा बेटा। ओके, सेम वे में आप ये सोचिए, अगर एसेट अकाउंट का बैलेंस क्लोज हो जाता है, क्या आप इन फ्यूचर वेंडर को पैसा देंगे वो अगर आपका एसेट लेके चला जाता है तो? नो सर। नो सर। वो अगर पैसा लेके ही चला गया, एसेट लेके चला गया, तो मैं क्या करूंगा? क्या वेंडर अकाउंट ओपन रहेगा? नो सर। वेंडर अकाउंट भी क्लोज हो जाएगा, यस और नो? तो मेरा एसेट Yes, sir. अकाउंट भी क्लोज हो रहा है, मेरा वेंडर अकाउंट भी क्लोज हो रहा है, यस और नो? तो एसेट Yes, का sir. बैलेंस क्लोज करने के लिए एसेट का बैलेंस को क्रेडिट करेंगे, और वेंडर मेरा लायबिलिटी था, उसका बैलेंस क्लोज करने के लिए डेबिट करेंगे, एग्री और नॉट? यस सर। अगर ये सिचुएशन है, तो मेरा लायबिलिटी और कटाने के लिए डेबिट और एसेट कटाने के लिए क्रेडिट, दो फिगर अगर इक्वल है, मतलब डेबिट इक्वल टू क्रेडिट मैच कर गया, तो नो इश्यू। अगर डेबिट और क्रेडिट मिसमैच करा, मान लीजिए आपको ज्यादा डेबिट करना पड़ा, मतलब लायबिलिटी ज्यादा था, एसेट का वैल्यू कम था, मतलब लायबिलिटी को ज्यादा डेबिट किया, एसेट को कैंसिल करने के लिए कम क्रेडिट किया, जो डिफरेंस आएगा वो क्या होगा? सर एक तो गेन आ रहा है, क्यों गेन? आई एम सेटलिंग माई लायबिलिटी यूजिंग माई एसेट। तो अगर ज्यादा लायबिलिटी सेटल करने के लिए कम एसेट को इस्तेमाल करता हूं, कम वैल्यू के एसेट को इस्तेमाल करता हूं, तो इसको क्या बोलेंगे? दैट इज अ गेन ऑन रिपोजिशन। ठीक उल्टा, कम लायबिलिटी सेटल करने के लिए अगर ज्यादा एसेट का वैल्यू में इस्तेमाल करता हूं, तो क्या बोलेंगे? सर लॉस ऑन रिपोजिशन। अगर क्रेडिट का बैलेंस ज्यादा हो गया, डेबिट का बैलेंस कम हो गया, दैट इज लॉस ऑन रिपोजिशन। ये जो लॉस है, ये लॉस ऑन रिपोजिशन है, क्लियर और नॉट? डन ये ट्रांजैक्शंस। तो अभी आज का क्लास में मैं उसी के बारे में बात करूंगा, दैट इज रिपोजिशन। दो टाइप का रिपोजिशन होता है, कंप्लीट रिपोजिशन और पार्शियल रिपोजिशन। अभी जो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया है कंप्लीट रिपोजिशन।
जैसे ही कंप्लीट रिपोजिशन आपका ग्रिप में आ जाएगा तभी मैं आपके साथ पार्शियल रिपोजिशन के बारे में बात करूंगा, अभी नहीं। Is it visible? Yes, sir. Yes, sir. कंडीशन फॉर परचेजिंग द एसेट अंडर हायर परचेज एग्रीमेंट। हायर परचेज एग्रीमेंट में कंडीशन क्या है, ध्यान से देखो। फर्स्ट, आफ्टर डाउन पेमेंट द एसेट इज टू बी ट्रांसफर्ड टू द हायर परचेजर फॉर फ्रॉम सेलर। ओनली द पोजेशन is transferred. Ownership or the title of the asset remains in the hands of the seller. Ownership and title किसके पास रहेगा? Remains in the hands of the seller. Just the right to use of asset as transferred. Okay, next. After fulfillment of all terms of hire purchase agreement, that is down payment as well as installment, that is after payment of all installments within the stipulated date, the ownership will be transferred to the hire purchaser. सब installment payment करने के बाद वो कहाँ जाएगा? Ownership will be transferred. पहले तो possession and right to use दे ही दिया था, अब ownership भी, title भी दे दूंगा। In case of failure to pay the installment within the due date, अगर ये फेल करता है विद इन द ड्यू डेट पेमेंट करने के लिए, मैं बाद में दूंगा, मैंने दूंगा नहीं बोला है, लेकिन विद इन ड्यू डेट अगर फेल होता है, दैट इज अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। द सेलर हैज द फॉलोइंग राइट्स। क्या क्या अधिकार उसके पास आता है? कैंसिल द एग्रीमेंट, वो पूरा एग्रीमेंट को कैंसिल करेगा। दूसरा, रिवाइज और मॉडिफाई द एग्रीमेंट, वो चाहे तो एग्रीमेंट को रिवाइज कर सकता है लॉन्ग पीरियड के लिए। और कंप्लीट रिपोजिशन ऑफ एसेट्स गिवन प्रीवियसली, जो जो एसेट दिया था उसका कंप्लीट रिपोजिशन कर सकता है, मतलब पूरा लेके जा सकता है। पार्शियल रिपोजिशन ऑफ एसेट गिवन प्रीवियसली, एक कंप्लीट रिपोजिशन और पार्शियल। कंप्लीट मतलब सब एसेट लेके चला जाएगा, पार्शियल मतलब पार्ट ऑफ द एसेट लेके चला जाएगा। यस और नो? तो फेलियर होता है, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो चार ऑप्शन अवेलेबल है। एक, पूरा एग्रीमेंट को कैंसिल करो। दो का एग्रीमेंट को फिर से रिवाइज करो, रीअरेंज करो, रिकंस्ट्रक्ट करो। 3, कंप्लीट द रिपोजिशन ऑफ एसेट गिवन प्रीवियसली। एंड D, पार्शियल रिपोजिशन ऑफ एसेट गिवन प्रीवियसली। अकाउंटिंग इंपैक्ट इन द बुक्स ऑफ परचेजर। अकाउंटिंग का क्या इंपैक्ट होगा इन द बुक्स ऑफ परचेजर? जो अकाउंटिंग होगा उसका इंपैक्ट परचेजर का बुक में क्या होगा? एसेट विल बी डेप्रिशिएटेड अप टू द डेट ऑफ रिपोजिशन। जब तक रिपोजिशन नहीं होता है तब तक तो मैं एसेट यूज कर रहा हूं, तो नेचुरली मुझे डेप्रिसिएशन भी मिलेगा। यस और नो? जब तक एसेट रिपोजिस नहीं करता है तब तक मेरा क्या होगा? जब तक एसेट रिपोजिस नहीं होता है तब तक क्या होगा? तब तक मैं एसेट यूज करूंगा और तब तक मैं डिप्रिसिएशन क्लेम करूंगा। यस और नो बेटा? Yes, sir. नंबर 2, इंटरेस्ट विल चार्ज अप टू द डेट ऑफ रिपोजिशन। ऑब्वियसली जब तक रिपोजिस नहीं होता है तब तक लोन है, और लोन है मतलब लोन आप इस्तेमाल कर रहे हो, मतलब मुझे इंटरेस्ट भी पेमेंट का इंटरेस्ट भी चार्ज होगा। तो इंटरेस्ट विल बी चार्ज अप टू द डेट ऑफ रिपोजिशन। एग्री? 3, एसेट विल बी ट्रांसफर एट द एग्रीड वैल्यू ऑफ एक्सचेंज। एसेट क्या होगा? एसेट ट्रांसफर होगा एट अ एग्रीड वैल्यू ऑफ एक्सचेंज। जो एग्रीड वैल्यू कर रहे हो, एक्सचेंज का जो वैल्यू डिसाइड किए हो, उस वैल्यू में एसेट ट्रांसफर करोगे। नाउ ये एसेट का एग्रीड वैल्यू क्या होगा? वेरी इंटरेस्टिंग। इन केस ऑफ कंप्लीट रिपोजिशन अगर है तो एग्रीड वैल्यू ऑफ द एसेट टेकन ओवर का मतलब होगा आउटस्टैंडिंग बैलेंस ऑफ द हायर वेंडर ऑन द डेट ऑफ रिपोजिशन इंक्लूडिंग द इंटरेस्ट।
जब कंप्लीट रिपोजिशन होगा तब तो और पैसा नहीं दोगे तो मेरा कितना लायबिलिटी सेटल होगा? जो मेरा आउटस्टैंडिंग है विथ इंटरेस्ट लेके वही लायबिलिटी में पेमेंट नहीं करूंगा, दैट इज माय कंसिडरेशन फॉर द एसेट रिपोजेस्ड। आप जो एसेट रिपोजेस करके लेके जा रहे हैं उसका ही कंसिडरेशन है, मैं आपको आउटस्टैंडिंग बैलेंस का पैसा नहीं दूंगा। तो दैट इज द एग्रीड वैल्यू ऑफ द एसेट टेकन ओवर, क्या होगा? आउटस्टैंडिंग बैलेंस ऑफ द हायर वेंडर ऑन द डेट ऑफ रिपोजिशन इंक्लूडिंग इंटरेस्ट। बिकॉज वो तो पैसा मैं नहीं दूंगा, आप तो कंप्लीट रिपोजेस कर रहे हैं, पार्शियल नहीं। इन केस ऑफ पार्शियल रिपोजिशन, अगर पार्ट रिपोजिशन होता है, एग्रीड वैल्यू एसेट क्या होगा? एसेट वैल्यूड बाय सेलर ऑन द डेट ऑन द डेट ऑफ रिपोजिशन एज पर एग्रीमेंट। जो कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है, अगर रिपोजिशन होता है तो एसेट का वैल्यू कितना होगा? एक सेकेंड, हाँ वो दी क्लासे আছে হ্যাঁ ঠিক আছে তো? ও ঠিক আছে তো? বাহ ঠিক আছে রাখো। হুম सॉरी। तो इन केस ऑफ पार्शियल रिपोजिशन का मतलब है, पार्शियल रिपोजिशन का मतलब पार्ट ऑफ द एसेट टेकन ओवर। जैसे ही पार्ट ऑफ द एसेट टेकन ओवर हो रहा है, मतलब एग्री वैल्यू ऑफ द एसेट टेकन ओवर हो रहा है इक्वल टू क्या है? एसेट वैल्यू बाय द सेलर ऑन द डेट ऑफ रिपोजिशन एज पर एग्रीमेंट। मतलब मैं जब एसेट को टेकन ओवर करूंगा, जो उसका जो वैल्यू होगा एग्रीमेंट में वो डिसाइडेड था किसी टाइम, बिकॉज हायर परचेज एग्रीमेंट के इनिशियल में ये सब रिकॉर्डेड रहता है, बाद में कोई झमेला लिटिगेशन ना हो इसलिए। क्या बोल रहा है? अगर आप फेलियर है तो मैं अगर पार्शियल रिपोजिशन करूंगा तो जो एसेट को लेके जाऊंगा उसका वैल्यूएशन में क्या करूंगा? बिकॉज जितना मैं एसेट का वैल्यूएशन करूंगा वही मेरा एसेट का सेल वैल्यू हो जाएगा, रिपोजिशन वैल्यू हो जाएगा, तो वही मेरा लायबिलिटी उतना ही लेवल से अमाउंट से मेरा लायबिलिटी डिक्रीज होगा। तो इन केस ऑफ पार्शियल रिपोजिशन, एग्रीड वैल्यू ऑफ एसेट टेकन ओवर क्या होगा? एसेट वैल्यू बाय द सेलर ऑन द डेट ऑफ रिपोजिशन एज पर एग्रीमेंट। नाउ प्रॉफिट और लॉस रिपोजिशन क्या होगा? बुक वैल्यू ऑफ द एसेट टेकन ओवर, मतलब जो एसेट टेकन ओवर हो रहा है उसका बुक वैल्यू, दैट इज कॉस्ट। कॉस्ट क्या है? सैक्रिफाइस ऑफ एसेट्स लेस एग्रीड वैल्यू ऑफ एसेट टेकन ओवर बाय द सेलर, और उसके बदले में मुझे क्या मिल रहा है? मेरा लायबिलिटी का रेमिशन। लायबिलिटी का रेमिशन मतलब जो मेरा एग्रीड वैल्यू हुआ है। इन केस ऑफ कंप्लीट रिपोजिशन के लिए, अब हम लोग कंप्लीट रिपोजिशन के लिए मान के चलेंगे, दैट इज द आउटस्टैंडिंग बैलेंस ऑफ द हायर वेंडर। जो बैलेंस है वही, दैट इज माय बेनिफिट। क्यों बेनिफिट? मुझे और पेमेंट नहीं करना पड़ेगा, दैट इज माय रिडक्शन ऑफ लायबिलिटी। तो दैट इज द कॉस्ट। क्या है? मेरा कॉस्ट है, मैं एसेट जो छोड़ दे रहा हूं, दैट इज द कॉस्ट इज माय सैक्रिफाइस। और बेनिफिट, मुझे लायबिलिटी पेमेंट नहीं करना पड़ेगा, दैट इज द रिडक्शन ऑफ लायबिलिटी। सो दैट इज अ नेट बेनिफिट। जो मैंने कहा था, एसेट को क्रेडिट करेंगे, लायबिलिटी को डेबिट करेंगे, डिफरेंस इज द लॉस और प्रॉफिट ऑन रिपोजिशन। तो अगर जर्नल वाइज हम लोग देखते हैं, दैट इज वेंडर अकाउंट डेबिट टू asset account to profit on repossession profit on repossession account, और उल्टा अगर होता है तो लॉस ऑन रिपोजिशन। दोनों एक साथ नहीं आ सकता है, लॉस ऑन रिपोजिशन अकाउंट। So that are both केस में ये बैलेंसिंग फिगर। वेंडर अकाउंट क्या है? दैट इज ये एसेट वैल्यू, डेट वैल्यू। डन। तो ये हम लोग करेंगे विथ एग्जांपल। यहां तक कोई सवाल है तो बोलिए, यहां तक।
सर वो जो प्रॉफिट एंड लॉस होगा रिपोजेस में, वो किसका होगा सर? सेलर का होगा या परचेजर का होगा? मैंने अभी तक आप लोगों को सेलर का बुक का नामो निशान नहीं दिखाया है। मैं पूरा कॉन्सेप्ट नहीं अभी तक आपको परचेजर का पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाया है। जब सेलर का पॉइंट ऑफ व्यू से जाऊंगा तब देखना। ओके, अभी परचेजर का पॉइंट ऑफ व्यू से ही सोचो। मैं सेलर का बुक कराऊंगा, डोंट वरी, कंप्लीट रिपोजिशन के बाद ही कराऊंगा, एकदम टेंशन मत लो, ठीक है। मतलब सर जो मशीन ले रहा है जो कंपनी, उसी का लॉस और उसी का प्रॉफिट होगा सर? एकदम एकदम एकदम। अभी उसका बिकॉज परचेजर का बुक से ही जा रहा हूं, दैट्स वाई। सर डन। मॉडिफाई एग्रीमेंट मतलब सर? मॉडिफाई एग्रीमेंट मतलब हो सकता है मैंने 3 साल दिया था, उसको बढ़ा के 6 साल कर दिया। नेचुरली इंटरेस्ट भी चार्ज करूंगा, जैसे लोन का रीअरेंजमेंट होता है ना, जैसे लोन का रीअरेंजमेंट होता है वैसे ही यहां पर पॉसिबल है। तब लोन तक पोजीशन रहेगा सर? है वैसे ही यहां पर तो लोन है, तो ये लोन का भी रिस्ट्रक्चरिंग हुआ है। जैसे बैंक रिस्ट्रक्चरिंग करता है, ठीक है 3 साल में आप पेमेंट नहीं कर सकते हैं, चलो मैं आपको 6-7 साल देता हूं, इंटरेस्ट का रेट भी बढ़ा दूंगा। आप बोलेंगे ठीक है, नो प्रॉब्लम। सर जब मॉडिफाई होगा एग्रीमेंट तब तक पोजीशन रहेगा सर परचेजर के पास? ऑब्वियसली परचेजर अगर एग्री करेगा तभी तो होगा। अगर परचेजर बोलेगा नहीं लेके जाओ एसेट, तो लेके चला जाएगा। Illustration. A Limited purchased 3 machines from B Limited on 1/1/2020 at a cash price 50 each on the following terms. Number 1, rupees 20,000 as down payment each and balance loan in 3 equal installment together with interest 12% per annum. A Limited failed to pay the second installment and B Limited took over case 1 all the machine and case 2 one machine. मैं one machine के बारे में अभी नहीं बताऊंगा, अब all the machine के बारे में ही बात करूंगा। Yes or no? चलिए, कैश प्राइस कितना है? 50,000 into 3. Yes or no? $1,50,000. Yes or no? यस सर। डाउन पेमेंट कितना है बेटा? डाउन पेमेंट 20,000 each. तो बैलेंस लोन कितना है? 18 साल का इंटरेस्ट 2020 का कितना बेटा? रेट ऑफ इंटरेस्ट बोला है 12% इंटू 90,000 जो आउटस्टैंडिंग है, हाउ मच? 10,800. एग्री? यस सर। तो कितना बैलेंस होगा? 1,00800. फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कैसे पेमेंट होगा? बोला है बैलेंस इन 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट। बैलेंस मतलब लोन ऑफ बैलेंस इन 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट टुगेदर विथ इंटरेस्ट ऑफ दैट ईयर 10,800। मतलब 10,800 तो होगा ही, इंटरेस्ट प्लस क्या प्लस है? हाउ मच? सर लोन था 90,000 डिवाइडेड बाय 3 इंस्टॉलमेंट, यस और नो? इक्वल इंस्टॉलमेंट प्लस करंट ईयर का इंटरेस्ट, यस और नो बेटा? यस सर। यस सर। कितना होता है बोलो? सर 30,000 प्लस 10,800, 40,800। 40,800। बैलेंस कितना बचेगा? सर बैलेंस बचेगा 60,000। इंटरेस्ट कितना? 60,000 का 2021 में 12% ऑन 60,000, 7,200। टोटल बैलेंस कितना आता है? 67,200। सेकेंड इंस्टॉलमेंट कितना?
Sir, 90,000 to be paid in 3 equal installment divided by 3 plus together with interest, that is 7,200. That is 37,200. बैलेंस कितना क्लोज लास्ट ईयर का 30,000. इंटरेस्ट कितना 12% ऑन 30,000, 3,600. टोटल 33,600. लास्ट इंस्टॉलमेंट 33,600. कैसे करोगे ये भी दिखा सकता हूं. 90/3 जरूरत नहीं है तब भी, प्लस 3,600. तो इंटरेस्ट एलोकेशन क्या होगा? फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट 10,800, सेकेंड 7,200, एंड लास्ट ईयर 3,600. देखो सेम रेशियो, 3,600 का लास्ट ईयर में अगर एक से वो ये है 2x, ये है 3x. यस और नो? यस सर. पहले इंटरेस्ट एलोकेशन चार्ट आप लोग कर लिए. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. इंटरेस्ट एलोकेशन चार्ट आपको करना. सर इसमें तीनों इंस्टॉलमेंट दे रहा है सर. सॉरी, यहां पर तीनों इंस्टॉलमेंट नहीं दिया है. मैंने कैलकुलेशन करके रखा है. मुझे तो लगेगा कैलकुलेशन में, तो मैंने कैलकुलेट करके रखा है पूरा स्कीम को. अब मैं देखूंगा कौन सा डेट में उसका रिपोजिशन हुआ है और नॉट. धीरे धीरे आपका एसेट का वैल्यू कितना है कैश प्राइस में? 1,50,000. यस और नो? डेप्रिसिएशन कितना है सर? 10% पर एनम करके. तो 1,50,000 के ऊपर 10% 31 में कितना होता है बेटा? 15,000. क्लोजिंग बैलेंस कितना है? 1,35,000. यस और नो? दैट इज द फर्स्ट ईयर. टू बैलेंस रेडी 1,35,000. यस और नो? यस सर. यस सर. चलो, सेकेंड ईयर में उसने क्या किया? पेमेंट कर सका? नो, नहीं पे. अगर फर्स्ट ईयर का कंप्लीट करता हूं, चलो मशीनरी का अमाउंट कितना? लोन लिया है 1,50,000. डाउन पेमेंट कितना है किया है? 60. यस और नो? ऑलरेडी डन करके रखा है हम लोगों ने. 1,50,000 डाउन पेमेंट, 60,000 लोन है, 90,000 इंटरेस्ट है, 10,800. फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट हाउ मच बेटा? 10,800. यस और नो? फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पेमेंट किया? यस. उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं था. 40,800 ऑलरेडी करके रखा है ऊपर वर्किंग में. तो वर्किंग नोट 1. बैलेंस कितना आएगा? 60. टोटल 1,60,800. 1,60,800. यस और नो? यस सर. यहां तक कोई प्रॉब्लम फर्स्ट ईयर में लेके? फर्स्ट ईयर का कोई प्रॉब्लम तो बोलिए. बाई बैलेंस 1121 में फॉर 60,000. एनी प्रॉब्लम यहां तक? नो सर. अब सेकेंड ईयर, अच्छा सेकेंड ईयर में इंस्टॉलमेंट नहीं पे कर सकेगा, वो कब पता चला? सेकेंड ईयर के शुरू में ना सेकेंड ईयर का अंत में? एंड में सर.
एंड में, तो एंड तक एसेट यूज होगा, यस और नो, सबको पूछ रहा हूं, एंड तक एसेट यूज होगा, यस और नो? यस Yes, सर। sir. तो एंड तक अगर एसेट यूज होगा तो एंड तक एसेट का आपको ये भी मिलेगा डिप्रिसिएशन। Yes, sir. यस सर। चलिए Yes, sir. पूरा ईयर का डिप्रिसिएशन चार्ज कीजिए। 1,35,000 स्ट्रेट लाइन मेथड चल रहा है तो 10% ऑन 1,50,000 दैट इज 15,000। यस और नो? तो लॉजिकली उसका बैलेंस कितना होना चाहिए सर? 1,25,000। क्या एसेट का बैलेंस कंटिन्यू करेगा ना नहीं करेगा? वो तो तो नहीं एसेट करेगा। ने पैसा नहीं दिया, उसको क्या एसेट रखने देगा ना? एसेट लेके चला जाएगा, वो एसेट बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रहेगा ना, वो एसेट क्लोज हो जाएगा। एसेट क्लोज हो जाएगा। एसेट क्लोज हो जाएगा बिकॉज दो जो तीन एसेट था और तीन एसेट ही लेके चला गया, बिकॉज कंप्लीट रिपोजिशन। एसेट रिपोजिशन मतलब ऑल एसेट हैड टेकन। अगर ऑल एसेट्स आर टेकन तो मेरा एसेट का भी क्या होगा? एसेट का कोई बैलेंस नहीं बचेगा। हाँ, तीन एसेट के भीतर दो छोड़ के जाता है, एक लेके जाता है, एक छोड़ के जाता है, दो लेके जाता है, तो हम लोग बोल सकते हैं एसेट का कुछ बैलेंस रहेगा। लेकिन यहां पर तो ऑल एसेट्स आर टेकन, तो पूरा बैलेंस ही क्लोज हो जाएगा। यस और नो? यस सर। Yes, sir. Asset repossession, that is entire asset account closed। पूरा एसेट अकाउंट को क्लोज कर दिया बिकॉज कोई एसेट तो मेरे पास रहेगा ही नहीं, सब एसेट लेके चला गया। कंप्लीट रिपोजिशन। यस और नो? डन? Yes, sir. चलो आ जाओ। सर 1,20,000 ना? क्यों? ओ अच्छा, 1,20,000, सॉरी। डन? अच्छा, बी लिमिटेड जो लोन था वो लोन रिपे नहीं होगा, कब पता चला? साल के शुरू में ना साल के अंत पे? Sir, एंड end ऑफ एंड द में सर। अगर एंड ऑफ द ईयर है तो बेटा बोलो तो इंटरेस्ट पूरा ईयर का चार्ज होगा और नहीं होगा? होगा सर। Sir, होगा। यस, फुल अमाउंट के ऊपर ही होगा। sir. 7,200 ऑलरेडी मैंने नोट में करके रखा था, 7,200। यस और नो? मुझे बोलो, बंदा पैसा दिया टू बैंक बोल के सेकंड इंस्टॉलमेंट पेमेंट किया? नो। No, sir. तो क्या एसेट उसने एसेट रिपोजेस करके लेके गए, क्या बी लिमिटेड को और पैसा देगा? बी लिमिटेड को ए लिमिटेड और कोई पैसा देगा? भाई तुम तो मेरा एसेट लेके चले गए हो, तुम बाइक इंस्टॉलमेंट में ले गए, पैसा नहीं दिया, बाइक वाला बाइक लेके चला गया, तुम क्या उसको पैसा दोगे? और प्रैक्टिकली सोचो। नो सर। तो अगर पैसा नहीं दोगे भाई, तुम एसेट अगर यूज करने के लिए देते तो हम लोग देते, तुम अगर लेके ही चला जाते हो तो पैसा देंगे? No, sir. डन। हाउ मच? बोलो। तो जो 67,200 जो लाइबिलिटी था वो क्या किया? वो कैंसिल हो जाएगा, वो रहेगा। सर रिडक्शन ऑफ लाइबिलिटी, वो भी एसेट रिपोजिशन अकाउंट में लेके जाएंगे बिकॉज लाइबिलिटी भी कैंसिल हो चुका है, मतलब एसेट का बैलेंस भी कैंसिल हो चुका है, दैट्स व्हाई एसेट रिपोजिशन अकाउंट में क्लोज किया। वैसे ही लाइबिलिटी भी क्लोज हुआ है 67,200 बाय द एग्रीड वैल्यू, तो 67,200। यस और नो? तो एसेट रिपोजिशन में आइए। यस सर। एसेट रिपोजिशन में आइए। मशीन का बैलेंस कितना है जो ट्रांसफर हो रहा है? बुक वैल्यू 1,20,000, और ये बुक वैल्यू में जो एसेट में बेच रहा हूं, मतलब रिपोजेस करने के लिए अलाउ कर रहा हूं, उसके बदले में मुझे कितना पैसा मिलेगा? मतलब सर यहां पर तो पैसा नहीं मिलेगा, रादर यहां पर लायबिलिटी रिड्यूस हो जाएगा। तो कितना लायबिलिटी रिड्यूस होगा बोलो? सर 67,200 जो लायबिलिटी है वो मेरे पेमेंट नहीं करूंगा। यस और नो? दैट इज लायबिलिटी
सेटल्ड, लायबिलिटी सेटल्ड हुआ 67,200। मतलब मेरा एसेट का 1,20,000 के बदले में मेरा लायबिलिटी सेटल हुआ है 67,200। मुझे बोलिए प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ? लॉस। मुझे बोलिए प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ? लॉस। लॉस ऑन रिपोजिशन ना प्रॉफिट ऑन रिपोजिशन? लॉस ऑन रिपोजिशन। कितना सर? 1,20,000 एसेट के बदले में मेरा लायबिलिटी सेटल किया है 67,200। हाउ मच? 52,800। यस और नो? यस सर। हाउ मच? 1,20,000, 1,20,000। क्लियर और नॉट बेटा? यस सर। So that is the Yes, sir. conception of complete repossession. मैंने partial repossession अभी नहीं कराया है, आज सिर्फ complete repossession कराया है, कल मैं partial repossession कराऊंगा इसी प्रॉब्लम का। Done? तो what we have done is basically a complete repossession, जहां पर जैसे ही पेमेंट नहीं करने से, ब्रीच ऑफ पेमेंट होने से जैसे ही ऑल एसेट लेके जा रहा है, कॉरस्पॉन्डिंग वो लायबिलिटी भी और पेमेंट नहीं करेगा। मतलब जैसे ही ऑल एसेट आपका बुक्स ऑफ अकाउंट से चला जा रहा है तो कॉरस्पॉन्डिंग लायबिलिटी भी आपका कैंसिल हो रहा है। अगर ज्यादा एसेट का बुक वैल्यू कैंसिल हो रहा है देन द लायबिलिटी सेटल, तो इसको हम लोग बोलते हैं लॉस ऑन रिपोजिशन। रादर उल्टा, एसेट का बुक वैल्यू कम था, लायबिलिटी ज्यादा सेटल हुआ, उसको हम लोग बोलेंगे प्रॉफिट ऑन रिपोजिशन। क्लियर? ये अगर उल्टा होता, ये 1,20,000 और ये 1,67,200, देन यहां पर प्रॉफिट ऑन रिपोजिशन होता। क्लियर और नॉट बेटा? Yes, sir. तो हायर परचेज में आप बोलेंगे फर्स्ट दो फेज में, फर्स्ट फेज में यही है। आपको सिर्फ इंटरेस्ट कैलकुलेशन अच्छी तरह से देखना है, बाकी तो सेम ही है। आप लोग घर ऑब्वियसली घर में इसको हाथ में करेंगे। डन? Yes, sir. पार्शियल Yes. रिपोजिशन में हम लोग क्या करेंगे, मैं कर नहीं रहा हूं, सिर्फ डिस्कस कर रहा हूं। पार्शियल रिपोजिशन में ऑल एसेट टेकन ओवर नहीं होगा, पार्ट ऑफ द एसेट टेकन ओवर। तो पार्ट ऑफ एसेट का ही बुक वैल्यू कैंसिल करेंगे। मतलब जो पार्ट ऑफ द एसेट है उसका बुक वैल्यू हम लोग एज इफ सेल कर रहे हैं उसको कैंसिल कर देंगे। लोन जो सेटल होगा, जो एग्रीड वैल्यू है वही आपका लोन का सेटलमेंट अमाउंट होगा, तो उतना ही हम लोग लायबिलिटी सेटल करेंगे। तो वहां से ही मेरा प्रॉफिट और लॉस रिपोजिशन होगा। यहां पर जैसे एसेट का बैलेंस पूरा क्लोज हो गया, पार्शियल रिपोजिशन में एसेट का भी बैलेंस रहेगा, जितना एसेट बचा हुआ है उसका WDV। सिमिलरली जितना लोन सेटलमेंट के बाद बचा हुआ है वो भी लोन अकाउंट रहेगा। यहां पर देखो कोई बैलेंस नहीं है, सब क्लोज हो चुका है, बिकॉज इट इज अ कंप्लीट रिपोजिशन, मतलब पूरा चैप्टर को क्लोज कर दिया। लेकिन पार्शियल रिपोजिशन मतलब अभी भी कंटिन्यू हो रहा है कॉन्ट्रैक्ट, तो एसेट का बैलेंस भी कंटिन्यू रहेगा, वेंडर का बैलेंस भी कंटिन्यू रहेगा। हाँ, अमाउंट चेंज हो जाएगा। ठीक है? यहां तक कोई डाउट? नो सर। मुझे एक चीज बताइए तो, मैं देखता हूं आप लोगों में बहुत कम लोग देख रहे हैं। आप लोग क्या सीरियसली पढ़ाई कर रहे हैं ना नहीं कर रहे हैं? मेरे समझ में नहीं आ रहा है, पढ़ाई आप लोग कर रहे हैं ना नहीं कर रहे हैं? Yes, sir. कर रहे हैं। लड़के लोगों में कोई साउंड नहीं है, ये सब पंडित लोग है क्या? नो साउंड। जैसे ही अटेंडेंस कॉल करूंगा सबका साउंड आ जाएगा। यस सर, पढ़ रहे हैं।